तो बच्चों, स्वागत है आपका आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम लोग क्लास 11th में चैप्टर वेक्टर एनालिसिस के पार्ट 1 वीडियो में। स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और आप उससे पहले जो है वेक्टर एनालिसिस पढ़ाने वाले हैं। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इट मींस इनको डील करने के लिए हमें पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़ लेना चाहिए। तो वेक्टर एनालिसिस का नॉलेज हम लोग पहले लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो टू डायमेंशनल मोशन, इट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो देन स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं आज वेक्टर एनालिसिस की। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अपनी फर्स्ट हेडिंग है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देन स्टूडेंट, नेचर में किसी भी सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी, इट मींस किसी भी मैटर की कोई प्रॉपर्टी अगर हम उसे डिफाइन एंड मेजर कर सकते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने बात करी कोई मास है तो मास को अट्रैक्ट करता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग मास की बात करें तो मास को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, इनर्शिया से उसके डिफाइन कर सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस के अगर किसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन और मेजर दोनों कर सकते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कोई भी नेचुरल फिनोमिना जो हम लोग जो है अपनी इस फिजिकल लाइफ में देखते हो, जैसे नेचुरल फिनोमिना में हम लोग देख सकते हैं, बात करें नेचुरल फिनोमिना में अगर, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और भी बहुत ऐसे फिनोमिना हैं जो जनरली हमको डेली लाइफ में दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम उनको डिफाइन और मेजर कर सकते हैं तो वो भी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अब स्टूडेंट, इट मींस फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज which can be defined and measured, and these are the properties of substance। नोट कर लीजिएगा आप रिवाइज कर करके। These are the properties of substance and any natural phenomena। It means definition of physical quantity is that any natural phenomena are property of substance that can be defined and measured is called physical quantities। अब स्टूडेंट, इस चैप्टर, भाई पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है। एक हुई स्केलर क्वांटिटी और जो दूसरी हुई वो हुई डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों ने बात करी थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, इनको जब हम डिफाइन करते हैं तो ये सेल्फ से डिफाइन होती है। तो इनको हम लोगों ने कहा कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और स्टूडेंट, एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए खास बात यह है कि जब हम उनको डिफाइन करते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती। डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में भी हमने देखा कि देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन विच द डायमेंशन ऑफ, मतलब पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशंस बोलते थे। तो उनकी डायमेंशन से हमें पता लगा कि यार ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन अब की बार डिवाइड करने का हमारा तरीका है। तो फिजिकल क्वांटिटीज can be defined, physical quantities can be defined
बाई टू टाइप्स। अब स्टूडेंट ये जो टू टाइप्स हैं, तो उनमें फर्स्ट हुआ अपना स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड हुआ वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं और स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटीज वो हैं कि जिनको हमें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत ना पड़े। जैसे मास ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। किस तरीके, जरा आप इसको डिफाइन करिए। आई हैव 50 kg मैंगो। तो अगर आपके पास 5 kg मैंगो है, आप किसी को ये बात बताते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी बात को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर देती है, ना कि आपको किसी भी डायरेक्शन को बताने की जरूरत है। अगर स्टूडेंट आप सपोज दैट आप किसी से ये कहें कि मेरे पास 5 kg मैंगो ईस्ट डायरेक्शन में, तो शायद वो हंसने लगे। तो जब कोई हंसे तो समझ लेना कि आपकी डेफिनेशन गलत है। क्लियर। अब इसी तरीके बात करें डिस्टेंस की, तो बेटा डिस्टेंस जैसे मान लीजिए कि यहां से 5 मीटर डिस्टेंस में, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डायरेक्शन नहीं बताते तो हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स डिस्टेंस के केस में हमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं। बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड में भी डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये स्टूडेंट आपकी क्लास 12th में डेफिनेशन आएगी, बट यहाँ पे हम जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो स्केलर क्वांटिटीज है, जहां पर हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे वर्क डन है, वर्क डन 20 जूल, 25 जूल, 50 जूल, ये कंप्लीट वैल्यू को शो कर देता है, इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है। तो इट मीन्स सच फिजिकल क्वांटिटीज which consist magnitude and does not consist direction is called scalar quantities, or we can say that such physical quantities which can be defined by their magnitude, there is no any requirement of directions. It means such physical quantities that can be defined by only magnitudes and does not consist एंड हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड डज नॉट कंसिस्ट, इट डज नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए मास हो गया। भाई टाइम में भी हम लोग कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते, स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, डेंसिटी में डायरेक्शन की बात नहीं करते, एक्सेट्रा। तो ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। देन स्टूडेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी which can be defined by both magnitude and directions, just like displacement. अब स्टूडेंट अगर हम आपसे बताते हैं कि रमेश से श्याम की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब रमेश से श्याम के पास जाने के लिए जो 5 मीटर डिस्टेंस है वो हम किस डायरेक्शन में ट्रेवल करें। इट मीन्स अगर आप रमेश से श्याम के पास जाना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज अबाउट डायरेक्शन विद डिस्टेंस होना चाहिए। तो इट मीन्स
अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से अनदर प्लेस के लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो जो आप डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? आपको दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए कितना दूर है, और साथ में ये भी चाहिए कि किस दिशा में है। इट मीन्स आपको डिस्टेंस के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट वो है जो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करके। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमें 10 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई करना है, तो देन देयर आर मेनी वेज टू अप्लाई दिस फोर्स इन दैट बॉडी। भाई अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस हैं कि जिनमें हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें, हमें फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, तो ये डिपेंड किस बात पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इट मींस आपको फोर्स अप्लाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली। तो इसी तरीके स्टूडेंट जैसे अपना जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। मान लीजिए सपोज दैट एक चोर है, वो चौराहे से भगा। अब पुलिस वाले ने आपसे पूछा, आपने देखा था उसे कि भाई चोर किधर गए। अब आपने कहा कि भाई चोर कितनी तेज गया, तो आपने कहा 40 किलोमीटर पर आवर। अब चोर गया था ईस्ट डायरेक्शन में। अब पुलिस वाले ने सोचा चौराहे पे तो भाई चारों तरफ का रास्ता है, तो पुलिस वाले ने सोचा कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया है और आपने ये नहीं बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो पुलिस ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का यूज किया और वो वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। देन स्टूडेंट, क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी? नो। अगर आपने कहा होता कि 40 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन पुलिस वाला 60 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन जाता और वह चोर को पकड़ सकता था। इट मींस वेलोसिटी स्पीड ही है, बट जो डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करके बताई गई। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट मैनी टाइम्स जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10th में पढ़ के रखा हुआ। इलेक्ट्रिक करंट्स हमेशा जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डायरेक्शन होती है उसके इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज flows in opposite direction of flow of electron towards the positive direction, towards the positive charge. अब इट मींस इलेक्ट्रिक करंट को जब भी आप डिफाइन कर रहे हो तो आप उसकी डायरेक्शन बता रहे हो, लेकिन स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी। रीजन? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इट मींस वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट तो हो, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, इट मींस वेक्टर के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करना उनको जरूरी है, तब आप उनको फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इट मींस सच फिजिकल क्वांटिटीज दैट can be defined by both magnitude and direction are called vector quantities. Important point is that vector quantities must be followed law of vector addition.
और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एंड एग्जांपल्स स्टूडेंट, इनके एग्जांपल क्या क्या हुए? तो इनके एग्जांपल हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि वेक्टर क्वांटिटी होंगी, और बहुत ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि स्केलर क्वांटिटी होंगी। तो आगे के सिलेबस में जब हम आपसे बात करेंगे, जो जो फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी हम आपको ये जरूर बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके सॉरी स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी से पहले हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, बात करेंगे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट एक बात जरूर कहेंगे, जो भी लिखा रहे हैं हम, आप नोट्स बनाइए। नोट्स आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल रहेंगी आने वाले समय में। और स्टूडेंट दूसरी बात यह है कि रेगुलर क्लास अटेंड करिए। क्या है ना, धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप जो है एक दिन काफी होशियार भी हो जाएंगे। और स्टूडेंट एक बात ये कहेंगे कि चैनल के बारे में लोगों से बता सकते हैं आप, ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर सकते हैं, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, डिस्कस करेंगे भाई वेक्टर एनालिसिस चैप्टर के बाद हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और भाई अगर हम सबको इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज को डील कैसे करते हैं, उनका मैथमेटिक्स क्या है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या हो जाएगी। तो आप बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो भाई स्टूडेंट आप ये बताइए, जब आपसे पूछा जाता है कि वो चीज कहां रखी तो आप ऐसे इशारा करते हैं ना? ऐसे इशारा करते हैं ना? ऐसे इशारा करने का मतलब क्या है कि भाई आप पॉइंटिंग करते हैं उसकी तरफ। इट मीन्स पॉइंटिंग किस चीज से बेटर हो सकती है? एक एरो से। और एरो में क्या खास होता है? एरो में दो चीजें होती है, एक तो एरो हेड जिसको हम लोग तीर का नोक कहते हैं, एंड दूसरा लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो को हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ एरो को बोल सकते हैं कि भैया आपका तीर कितना लंबा है। तो जो आप एरो से वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करेंगे तो एरो का जो लेंथ रखेंगे वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और जो एरो हेड की डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। तो बात करते हैं किस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी denoted by an arrow in which length of arrow will represent the direction of, length of arrow will represent the magnitude while
arrowhead will represent the direction of vector quantity अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और देखते हैं। तो मान लीजिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यहां जरा देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब भी आप डिनोट करेंगे तो उसके ऊपर भी एक एरो बनाएंगे। देखिए, अगर वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने एक एरो लगा के रखा है, तो ये बताता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ये एरो नहीं लगता, और अगर ये एरो हटा दिया जाए तो ये इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर हम लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। अब ये कंप्लीट बात हो गई कि भाई कोई व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है एंड उसकी डायरेक्शन ईस्ट। देन स्टूडेंट, हमें करना क्या है, इसको विद द हेल्प ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट करना है। तो हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो लेंथ ऑफ एरो से मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड को हमें डिनोट करना है, तो कुछ ना कुछ हमें लेट करना पड़ेगा। चलिए लेट कर लेते हैं। एक जो है हमें स्केल लेट करनी पड़ेगी। तो लेट स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देन स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, सॉरी यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू बन गया भाई 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये ऐसे करके रखेंगे भाई, इक्वल नहीं हो सकता ये दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इक्वल नहीं लिखा सकते हम लोग। इसको एक स्टेटमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर पर सेकेंड 0.5 सेंटीमीटर बना, देन 50 मीटर पर सेकेंड बना, सॉरी 5 5 जा 25। बना क्या है भाई, अपनी जो स्केल है 6 इंच की जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती होगी। हाँ ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं 25 सेंटीमीटर लेंथ का हमें एक एरो बनाना होगा। अगर 25 सेंटीमीटर लेंथ का एक एरो बनाते हैं तो वो 50 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर देगा और उसकी डायरेक्शन ईस्ट दिखानी होगी। तो स्टूडेंट ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर साइड होता है ईस्ट और इधर साइड होता है वेस्ट। क्लियर? इट मीन्स जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ में है और जिधर साइड है तमिलनाडु केरल वगैरह, नीचे साइड भुवनेश्वरम वगैरह, सॉरी जो भी हो, तो वो हमारा साउथ पे है। और ये जिधर गुजरात है वो हमारा वेस्ट है, जिधर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वो हमारा ईस्ट है। अगर हम लोग इंडिया के मैप में जाते हैं तो ऊपर साइड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं, नीचे साइड साउथ डायरेक्शन दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होती है, राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट करना क्या है, 25 सेंटीमीटर का एक एरो रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके लेंथ रख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हमने अंदाज से किया हुआ है, आप जो है स्केल से ही मेजर करेंगे। ये हमने रफली डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, आपको समझने के लिए। तो स्टूडेंट अगर ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ये रिप्रेजेंट करती है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, देन 25 मीटर पर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहां जो लेंथ ऑफ एरो है ये आपको डिनोट कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लेंथ है
ये आपकी 25 सेंटीमीटर अगर है तो ये 50 मीटर पर सेकेंड को डिनोट कर रही है, और एरो हेड का जो डायरेक्शन ईस्ट है तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को है। तो इट मींस स्टूडेंट, ये तो इसका एक एग्जांपल था, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। अब स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि कॉन्सेप्ट में क्या है, एग्जांपल समझा दिया आपको, रिवाइज करके भी आप पूरी बात देख सकते हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि यही जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है इसको एक साइन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक एरो है, तो जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड है, एरो हेड ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। एंड ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो बनी, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया सामान्य शब्दों में अगर कहें तो वेक्टर क्वांटिटी को तीर से दिखाना है, एरो से डिनोट करना है। एरो का लेंथ उतना ही रखना है जितना कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और एरो के हेड की डायरेक्शन उधर रिप्रेजेंट करनी है जिधर की वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट, फैन नहीं है भाई, यहां फैन नहीं लगा है, ड्यू टू विच गर्मी बहुत है भाई, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। मेहनत ईमानदारी से अगर आप करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे, और मन लगा के पढ़ोगे तो भी आगे जरूर बढ़ोगे। कॉपी बनाओगे तो आगे जाओगे, कॉपी बनाना बहुत है जरूरी। यही आपकी कॉपी है जो आपको सारे एग्जाम में पास कराएगी और आपको आगे ले जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। तो इज गिवन बिलो। भाई कौन कौन से टाइप्स हैं? तो सबसे नंबर फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे इनको? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। क्लियर? नंबर सेकंड क्या हो सकता है? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। नंबर थर्ड क्या हो सकता है? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। क्लियर? अब नंबर फोर्थ क्या हो सकता है? अपोजिट वेक्टर। देन नंबर फोर्थ हो सकता है यूनिट वेक्टर, सॉरी ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। नंबर फोर्थ हो सकता है, इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। ठीक है? एंड नंबर फोर्थ हो सकता है यूनिट वेक्टर। नंबर सिक्स्थ हो सकता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एंड नंबर सेवेंथ हो सकता है स्टूडेंट, नंबर सेवेंथ होगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर।
बहुत मजेदार वेक्टर है ये, आप डेफिनेशन इसकी जरूर देखें, बहुत मजेदार वेक्टर है। तो अब स्टूडेंट वन बाय वन आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्वांटिटीज, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब स्टूडेंट वन बाय वन हम इन वेक्टर्स को, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ते हैं। क्लियर? और आप हमें बताते जाना भाई कौन सा किसके बाद है। अब तो हमने रब कर दिया, अब हमको याद कैसे आएगा आप बताइए, हमें समझाइए। पॉज कर लिया करें, कॉपी में क्वेश्चन के साथ सब कुछ नोट करना है। कॉपी बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चैनल शेयर करेंगे तो चैनल भी बढ़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। करने से होता है। तो अब नंबर फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, इक्वल वेक्टर। क्या बात है? इक्वल वेक्टर। तो भैया ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही, साथ में उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो। इट मीन्स सच वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and equal in magnitude and direction and same directions which are equal in magnitude and same direction called इक्वल वेक्टर। तो भैया ऐसे कोई भी वेक्टर हो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शंस भी सेम हो, तो उनको आप क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे आप इक्वल वेक्टर। सच वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग भाई इक्वल वेक्टर को एक डायग्राम में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए। तो भाई हमने कहा था ना कि जो क्वांटिटी हमारी वेक्टर ए, तो भैया ए के ऊपर जब आप एरो लगाएंगे तब आप इसको वेक्टर बोलेंगे। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा के तब वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। मतलब वेलोसिटी है तो वेक्टर v लिखो, मोमेंटम है तो वेक्टर p लिखो, एक्सेलरेशन है तो वेक्टर a लिखो, फोर्स है तो वेक्टर f लिखो। समझ में आई बात? जब तक आप वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं लगाते तब तक वह वेक्टर क्वांटिटी आप डिनोट नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। देन ये वेक्टर ए हो गया। अब इस एरो की लेंथ उतनी ही है जितनी की वेक्टर बी की। इट मींस वेक्टर ए की जो लेंथ है वही वेक्टर बी की भी लेंथ है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों की लेंथ सेम है। अब बताओ बेटा डायग्राम देख के, भाई एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो से ही तो डिनोट किया जाता है। अगर लेंथ सेम है और इनके एरो हेड की डायरेक्शंस भी सेम है तो हम कह सकते हैं ना कि भैया मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शंस भी सेम, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर बी। सिंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are equal in magnitude and same direction, called equal vectors. Magnitude and direction both are same, so vector A and vector B
आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ओके स्टूडेंट, इक्वल वेक्टर समझने में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। इट मीन्स अगर हम लोग लैंग्वेज में, भाई बच्चों ने कहा था कि सर प्लीज और एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है इस एग्जांपल के साथ। और एक एग्जांपल मान लीजिए, सपोज दैट एक ऑडी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसके जस्ट पीछे एक बीएमडब्ल्यू कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन दोनों के वेलोसिटीज, दोनों की वेलोसिटी वेक्टर क्या हुए बेटा, इक्वल हुए। क्लियर है ना। मान लीजिए श्याम ने 50 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एक बॉडी में लगा रखा है और उधर मोहन ने भी 50 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है। तो दोनों को क्या बोलेंगे हम कि दोनों जो है, दोनों के फोर्स के जो वेक्टर हैं वो इक्वल वेक्टर हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर की। तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वेक्टर अपना क्या है भाई, हमने कहा था कि स्टूडेंट हमें बताएंगे। अब आप तो यहां है नहीं, आप तो वीडियो देखेंगे बाद में, अभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हो गई प्रॉब्लम, तो अब हम ही बताते हैं आपको कि हमारा नेक्स्ट वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर क्या है भाई, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। ओके, अब स्टूडेंट समझिए पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो सच वेक्टर्स विच कंसिस्ट सेम डायरेक्शन बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो भी पैरेलल है, और अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो भी पैरेलल है। इट मीन्स सच वेक्टर्स which consist such vectors which consist same directions are equal vector are parallel vector चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है। ध्यान से देखना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां क्या है, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एरो हेड देखिए दोनों का एक ही डायरेक्शन में है। सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी both are in the same direction so vector A and vector B are parallel vector। अब स्टूडेंट एक बात ये समझिए, वेक्टर ए हमारा छोटा है, वेक्टर बी हमारा बड़ा। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर ए का कुछ टाइम्स ग्रेटर। क्लियर। मान लीजिए लेमडा टाइम्स वेक्टर बी से, वेक्टर ए से वेक्टर बी हमारा ग्रेटर है। तो हम लोग इसके पैरेलल वेक्टर्स के लिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट है अपना, वो बोलो भाई क्या है। ओके, रब कर देते हैं भाई, आप नोट्स में लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिया करो भाई। जब कंप्लीट हो जाएगा पॉज करिए वीडियो और नोट्स बनाइए। नोट्स जरूर करना है भाई, नोट्स तो इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आएंगे। तो भैया अगला वेक्टर है अपना अपोजिट वेक्टर। अपोजिट
वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, तो सच वेक्टर्स which consist equal magnitude but opposite in direction are called opposite vector. तो भाई इसका भी हमें देना पड़ेगा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है ऐसे, क्लियर, वेक्टर ए है अपना ये, भैया लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है, एरो है डायरेक्शन को, बट वेक्टर बी जो है हमारा, लेंथ तो इक्वल है वेक्टर बी की बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्लियर स्टूडेंट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम आपको देंगे इसका रेगुलर एग्जाम्पल, डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट मान लीजिए रेलवे ट्रैक में दो ट्रेन निकल रही हैं। रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा दो ट्रैक होते हैं, एक अप एंड एक डाउन। अब स्टूडेंट मान लीजिए अप ट्रैक में एक रेलगाड़ी निकलती है, एक ट्रेन निकलती है, उस ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एंड अनदर ट्रैक में अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन निकलती है जिसकी भी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों ट्रेन्स की जो वेलोसिटी हुई वो अपोजिट वेक्टर्स हुए कि नहीं? क्यों? कुछ ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, तो भाई इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो हो गया हमारा स्पीड, और स्पीड विद डायरेक्शन वो गई मैं वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी वेक्टर्स जो हुए इन सच कंडीशंस उन ट्रेन के वो क्या हुए? अपोजिट वेक्टर। स्टूडेंट देख सकते हैं नंबर था ये थर्ड। अब भाई नंबर फोर्थ नोट्स में लिख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से समझो। ना समझ में आए कमेंट में बताओ, अगली वीडियो में सबसे पहले आपको क्वेश्चन की चर्चा होगी, इसके बाद कुछ और चर्चा। ठीक है, रब करते हैं भाई, रब करते हैं भाई, रब करते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट है अपना नंबर फोर्थ। अब वो नंबर फोर्थ क्या है आप तो बताने वालों में से है नहीं, हमें भी याद करना होगा। तो नंबर फोर्थ है अपना ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर आप इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो स्टूडेंट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इन्हीं एक्सेस को हम लोग बोलते हैं, दीज एक्सेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इट मींस स्टूडेंट ये देखिए अपने फिंगर्स देखिए, अगर इस फिंगर को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इस फिंगर को वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और इस फिंगर को हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं, तो दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दीज थ्री फिंगर्स इन सच डायरेक्शंस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इट मींस मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, एंड जेड एक्सिस ये है। ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। अब स्टूडेंट समझिए, एक्स एक्सिस आपका इसी तरीके, वाई एक्सिस आपका इसी तरीके, बट जेड एक्सिस आपका कुछ इस तरीके से। ओके, बट बोर्ड में इस तरीके से तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते।
इसलिए हमको क्या करना पड़ा, जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से डिनोट करना पड़ा। आप ये समझिए ये पूरा राउंड एंगल 360 डिग्री बनेगा तो भैया 270 कैसे दिखाया जाएगा। इट मीन्स इसका कंडीशन कुछ इस तरीके, मतलब एक्स से जेड का एंगल 90 डिग्री, वाई से जेड का एंगल 90 डिग्री एंड एक्स एंड वाई के बीच एंगल भी 90 डिग्री। इट मीन्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, 3 म्यूचुअली perpendicular axis, x axis, x axis comma y axis inside the bracket लिख लेते हैं, and z axis are called ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब भाई इनका यूज मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में वेक्टर एनालिसिस में हम लोग किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करते समय करते हैं। आगे चलेंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बात अब करते हैं हम लोग, भाई नोट कर लेना इसको भैया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, नंबर 5 यूनिट वेक्टर, नंबर 5 है यूनिट वेक्टर। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझिए कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर इसको हम 2 बार एक्सप्लेन करेंगे, इस वीडियो में भी और अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो ये नंबर 4 है, सॉरी अब तक हो गया अपना इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये अपना नंबर 5 है, 5th नंबर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट सच वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज यूनिट, it means 1 and used to denote the direction of any vector quantity। तो भैया आप जब कहते हैं कि श्याम कहते हैं कि राम कहाँ है, तो आप कहते हैं श्याम कहते हैं कि राम वो है, श्याम कहते हैं कि राम वो है। तो ये जो आप पॉइंटिंग करते हैं ना, यही है यूनिट वेक्टर, क्योंकि आप इसमें केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो बताते नहीं। तो जब आप कहीं इशारा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं। क्लियर? तो भैया such vector of which magnitude is unit and used to denote the direction of any vector quantity। तो इनका काम केवल वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना होता है। इनका काम वेक्टर क्वांटिटी की केवल और सिर्फ केवल डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड यूनिट रखते हैं। अब बात करते हैं भाई, सिंस वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड और होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। तो भैया डायरेक्शन ही तो हमारा जो है, डायरेक्शन ही तो हमारा यूनिट वेक्टर है। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी में करा देते हैं डिवाइड, तो इधर बनेगा 1, मैग्नीट्यूड बचेगा 1 और डायरेक्शन बचेगी। इट मींस वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, देखिए वेक्टर क्वांटिटी में हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया, भाई यहां पे ई रह गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड गया डिवाइड में, तो यहां बचा 1, तो 1 डायरेक्शन। इट मीन्स such vector quantity which consists unit magnitude and used to denote that वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराने पर हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। देन यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से देखना आगे। भाई बच्चों ने कहा था कि मोर एक्सप्लेनेशन, जब ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो करना पड़ रहा है भाई। बच्चों ने कमेंट में कहा है मोर एक्सप्लेनेशन। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए सपोर्टेड हमने वेक्टर ए, अब हमने कहा था अगर इसका एरो हटा दिया या मॉड लगा दिया, चाहे एरो हटा दो और चाहे मॉड लगा दो तो वो मैग्नीट्यूड केवल बचता है। तो भाई वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या बचा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट उसके ऊपर एक कैप लगा के डिनोट करते हैं, बिकॉज समझना बात। मान लीजिए एक बंदा है जिसने कैप लगा के रखी है बंदे ने, तो अगर बंदे ने कैप लगा के रखी है तो ये कैप आपको क्या इशारा करती है? ये कैप उस बंदे के चेहरे का इशारा करती है। तभी गांव में अगर कोई बंदा उल्टी कैप लगाए है, अपने चेहरे का उल्टा इशारा करता है, तो भैया उसको लोग डांटते हैं, कहते उल्टी टोपी मत लगाइए, क्योंकि सीधी टोपी आपको क्या करती है? इशारा करती है आपके चेहरे के डायरेक्शन का। क्लियर? तो इसीलिए यूनिट वेक्टर को इसके ऊपर कैप लगा के डिनोट किया गया है, क्योंकि ये कैप इसको बताएगा कि ये केवल डायरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब अपना नेक्स्ट, तो पहले ये सब नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो रफ कर देंगे, नोट हो गया है तो अब रफ कर देंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम, पढ़ते रहें बस, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे। आप रेगुलर वीडियो देखें, आप बिल्कुल परेशान मत हो कि लॉकडाउन चल रहा है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे भाई माध्यम है ना ऑनलाइन टीचिंग, क्या बुराई है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हौसले की, दिक्कत है तो किस बात की? हौसले की। अरे भाई हौसला तो हार जाए, लेकिन इसने परिस्थिति से लड़के देखो किस तरीके फल भी उगाए, फल उगाए हैं या नहीं? सोचो समझो और पढ़ाई करो। अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो स्टूडेंट हम लोगों ने बात करी थी ऑर्थोगोनल वेक्टर की। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिनको हम लोग बोल रहे थे ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब इनकी डायरेक्शंस को जो यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं, उन यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आई कैप यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए जे कैप यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाता है, एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए के कैप यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाता है। तो सच यूनिट वेक्टर्स which denotes the direction of 3 mutually perpendicular axes, x axis, y axis and z axis are called orthogonal unit vectors. Student, unit vector along x axis is equal to the I cap. Unit vector along y axis is j cap, and unit vector along z axis is k cap. अब स्टूडेंट x एक्सिस
वाई एक्सिस एंड सॉरी यहां डिनोट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, एक्स की डायरेक्शन को जो डिनोट करेगा वो यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की डायरेक्शन को जो डिनोट करेगा वो यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड की डायरेक्शन को जो डिनोट करेगा वो यूनिट वेक्टर के कैप। सिंपल सी बात है यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एंड जेड एक्सिस ये है हमारा। क्लियर? बिकॉज हम लोग इसको बोर्ड में इस तरीके डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिनोट किया। 2 डायमेंशनल बोर्ड में 3 डायमेंशनल एक्सिस कैसे डिनोट होंगे, इनको हम लोग 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप को। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की, दैट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर और पॉइंट वेक्टर। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की, जो कि है नल वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और पॉइंट वेक्टर। कॉपी बनाते रहें, सारे कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करें, नेक्स्ट क्लास में आप रिवीजन करके जब क्लास को ज्वाइन करें तो आपको सब कुछ समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट, नंबर 7 है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर और पॉइंट वेक्टर तो स्टूडेंट भाई एक ऐसा वेक्टर है अपने पास जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0 और उसकी डायरेक्शन को हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे सर जी वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, यहां तो न मैग्नीट्यूड है न तो डायरेक्शन है, तो ऐसा वेक्टर पॉसिबल क्यों हुआ? तो बताएंगे आपको सब कुछ, देखिए आगे। सच वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड is 0 and direction cannot be represented is called null vector और जीरो वेक्टर और पॉइंट वेक्टर। अब स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट इसमें मैग्नीट्यूड 0 है, तो भाई जीरो लेंथ का एक एरो बनाए, इसका मतलब एक पॉइंट बनेगा। और इस जब हमारा एरो ही जीरो लेंथ का है तो उसमें हम डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे? इट मींस एरो हेड होगा नहीं, तो डायरेक्शन डिनोट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट इट इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट ड्यू टू विच इसको हम लोग पॉइंट वेक्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको हम लोग नल वेक्टर को हम लोग कैसे बताएं कि हाँ होता है। ठीक है, तो सम ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ये कंडीशन होती है अपोजिट वेक्टर। हमने आपको बताई भी है, ये अपना जो है थर्ड टाइप था। अब वेक्टर ए, अभी माइनस वेक्टर बी को इधर लाएंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यार वेक्टर का सम वेक्टर ही होता है, तो अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड किया है तो जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, तो इट मींस नल वेक्टर जो है हमारा यहां पे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरी बात, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स आप डिक्टेट कर सकते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको समझाएंगे। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।